इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन क्यू इंटू एक्स। तो यहां से हमें मालूम चल गया स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस पी बाई क्यू। ये क्लियर है? ये स्लोप किसका है? ये इस लाइन का स्लोप है। अगर इसको हम इक्वेशन 2 लिखें, सो दिस इज माइनस पी बाई क्यू इज स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इस बेसिस पर अगर हमें m की वैल्यू निकालनी हो, अब हमें मालूम करना हो कि जो ओरिजिनल इक्वेशन हमें दिया गया था उसका स्लोप क्या होगा। So if I say that slope of combined equation, slope of combined equation is m. तो अगर इस combined equation का स्लोप m है और इस इक्वेशन का स्लोप हमें मालूम है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि since that line are perpendicular, कहा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है they are perpendicular, तो since the lines are परपेंडिकुलर, ये सिंबल में बना रहा हूं, दिस इज सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर। सो हम ये लिख सकते हैं कि माइनस पी बाई क्यू इंटू एम शुड बी इक्वल्स टू -1। इसमें कोई डाउट? ओम यहां तक क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया। गुड। चलो इसके आगे देखो अब हम क्या करेंगे। तो हम यहां से क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए एम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, नाउ वी विल गेट m इज इक्वल्स टू, ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल गेट m इज इक्वल्स टू q बाई p। अब हमें m की वैल्यू मिल गई। हम अब इस m की वैल्यू को इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में, दिस इज इक्वेशन 3। सो पुट द वैल्यू ऑफ m इन ऑक्सिलरी इक्वेशन, और उसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। So now put the value of m in equation 3। या फिर डायरेक्टली लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ m इन ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो m इज इक्वल टू पी बाई क्यू, और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ m, सो दैट इज b इंटू m इज q बाई p, सो q बाई p होल स्क्वायर प्लस 2h q अपॉन p प्लस a इक्वल्स टू 0। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो वी विल गेट b इंटू q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 2h q अपॉन p प्लस a इक्वल्स टू 0। अब हम इसको डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेते हैं, मतलब फ्रैक्शन, इसको टोटल ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट द एलसीएम p स्क्वायर। सो दिस इज b q स्क्वायर प्लस 2h p q प्लस a p स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू 0 तब होती है जब उसके न्यूमरेटर की वैल्यू 0 होती है। तो हम यहां से लिख सकते हैं बी क्यू स्क्वायर प्लस 2h पी क्यू प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हमें प्रूफ करने के लिए क्या बोला गया था, यही है क्या, क्वेश्चन नंबर 6? यस, हमें देखो यही प्रूफ करना था कि ए पी स्क्वायर प्लस 2hp प्लस बी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमें देखो क्या मिला है, बस एग्जैक्टली वही है, बस इसको हम अच्छे से अरेंज कर लेंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा, ए पी स्क्वायर प्लस 2h पी क्यू प्लस
बी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और हमें यही शो करना था, दिस इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया सही बच्चों को इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया? यस सर। तो देखो, क्वेश्चन में जो भी कंडीशंस आपको दिए गए हैं ना, सिंपली आपको वो कंडीशन अप्लाई करना है। यहाँ पे कंडीशन ये था कि जो एक लाइन दिया गया है और एक कंबाइंड इक्वेशन दिया गया है और बताया गया है कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो हमें एक कंसेप्ट पता है कि किसी भी दो परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। बस हमने उस कंसेप्ट को लगाना था और बाकी आगे यूजुअली सॉल्व करना था। ठीक है, बाकी बच्चे आप सभी लोग समझ में आए? क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एक्सरसाइज 4.1 का। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं हम अपने एक्चुअल आज की क्लास पे, जो हम जहां तक पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। यस, आप लोगों को दिया गया था दिस एग्जाम्पल एज ए होमवर्क। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप में से किन किन बच्चों ने इस पांच के पांचों क्वेश्चन को सॉल्व किया है? रेज योर हैंड। या फिर पांच में से एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन भी सॉल्व किए हो आप लोग? यस, ओम किया है। बाकी बच्चे? वेरी गुड, साक्षी, उज्ज्वला, नॉट साक्षी। रुतिका, आपने सॉल्व किया? सर मैं पिछली क्लास में नहीं थी। बेटा ऐसे में बहुत प्रॉब्लम होगी ना आपको, आप बहुत इरेगुलर हो क्लास में। सॉरी सर, बट आपसे नहीं होगा, रेगुलर करूंगी। हाँ, क्योंकि रेगुलर क्लास नहीं आओगे ना तो फिर पीछे का कंसेप्ट छूट जाएगा, फिर आगे भी आपको समझ में नहीं आएगा। ओके सर। यस, साक्षी आप सर मैंने क्यों नहीं नहीं सॉल्व किए? किए, पिछले वाले किए थे। मुझे इसका ध्यान नहीं, ही तो नहीं आपको रहा। ये ध्यान रखना है कि मैं क्या होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि क्लास में बोर्ड पे मैं लिखता हूँ ना, जिस क्वेश्चन का आगे मैं HW लिखूँ तो ये आपको अगली क्लास में आने से पहले उसको सॉल्व करके आना है, ठीक है? ठीक है ओके, समा सर मैं प्रैक्टिस सेट के की सर, मतलब फिर से एक्सरसाइज में क्या सर? क्या बोलो? हाँ सर, वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व के मुझे याद ही नहीं था सर, होमवर्क। नहीं, तो अब आगे से आपको ध्यान रखना है कि सभी बच्चे जो मैं होमवर्क देता हूँ उसको आप लोग ट्राई करके आइए। अगर नहीं बनता है तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे ओम ने एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको एक क्वेश्चन में डाउट हुआ, उसको अभी हम डिस्कस कर लिए। तो आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे ना तो पता नहीं चलेगा ना कि आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है? चलो, तो हम अब आज की क्लास में चलते हैं। अगेन इसको मैं अभी क्लास में सॉल्व नहीं करूंगा, ये फिर से आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 3 के ये पांचों क्वेश्चन ऑलरेडी मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 4 डिस्कस कर चुका हूं। 2, 3 एंड 5 इज योर होमवर्क। चलो अब हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज पहले, कि और इसमें और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और हम फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, अभी हम जो लास्ट कंसेप्ट डिस्कस किए हैं वो कंसेप्ट डिस्कस किए हैं कि हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है ना वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग द एंगल दिस मच विद द लाइन दिस। अब हमें क्या दिया गया है? एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है। अब हमें कंबाइंड इक्वेशन निकालना है किसका? इस लाइन का, और एक दूसरा लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है और वो एंगल π/6 बना रहा है गिवन लाइन से। तो हमें ये 3 कंडीशन दिए गए हैं और हम अभी तक जितनी चीजें पढ़े हैं ना उसको यूज करेंगे टू फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। तो अब यहाँ पे पूरा खेल फिर से स्लोप का, जैसे ही हमें एक इक्वेशन दिया जाए और दूसरा लाइन का इक्वेशन नहीं पता है तो सबसे इजी तरीका है, सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे जो भी लाइन हमें दिया गया है उसका। तो इक्वेशन क्या है? हमें 3x + y - 6 is equals to 0. So this is a equation of line which is given to us. और क्या दिया हुआ है कि जो लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन
and making angle pi by 6. एंगल पाई बाय 6 किससे? इस लाइन से। मेकिंग एंगल पाई बाय 6 विथ द लाइन दैट इज 3x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें दिया गया है इक्वेशन में। तो अब देखो, हमें एक जो हमने पढ़ा था ना tan थीटा, कि अगर कोई भी दो लाइन है तो उसके बीच का जो एंगल है हम वो कैसे निकालते हैं? अगर हमें दोनों लाइन का स्लोप पता है, दैट इज m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब देखो इस इक्वेशन में ये जो हमारा एक मतलब फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हमें थीटा पता है, क्योंकि एक पहला लाइन पता है, हम इससे m1 निकाल सकते हैं, हमें m1 भी पता है। अगर हम इस इक्वेशन का यूज करें तो m2 भी निकाल सकते हैं, और m2 जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? हमें सेकंड लाइन का स्लोप मिलेगा। तो हमें किसी एक लाइन का स्लोप मिल गया और वो ओरिजिन से पास कर रहा है, हमें उसका इक्वेशन ही मिल जाएगा। और जब दोनों लाइन का इक्वेशन मिल गया तो हम उसका कंबाइंड इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, या फिर हम उसका दोनों का स्लोप यूज करके ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करके कंबाइंड इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। चलो हम देखते हैं वो कैसे। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा? स्लोप ऑफ लाइन दिस वन 3x प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन का, इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए सबसे हमें पहले इसको y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम इसको लिख सकते हैं ना, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि हम 6 को इस साइड लेके आ गए। नाउ y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3x। तो अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो y इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 6। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये है। अगर हम इस फॉर्म से इसको कंपेयर करें, हम यहां से निकाल सकते हैं ना कि नाउ m इज इक्वल्स टू माइनस 3। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है कि इस लाइन का जो स्लोप है दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3। यहां तक कोई डाउट? गुड। नहीं सर। अब देखो, अब हमें थीटा पता है, m1 मालूम चल गया, हमें लेट दिस बी m1। सो m1 इज माइनस 3। सो अब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज पाई बाय 6 दिस वन, और m1 की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड वी विल पुट द वैल्यू ऑफ m1 इन दिस इक्वेशन, और वहां से हमें m2 की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज स्लोप ऑफ द जो लाइन हमें चाहिए। So now tan pi by 6 is equals to m1 is लेट, हम इस लाइन को ना सेकंड लाइन मान रहे हैं, ठीक है, कोई भी लाइन मान लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट फॉर इजियर कैलकुलेशन हम मानेंगे जो लाइन की स्लोप हमें चाहिए उसको हम m रहने देते हैं, और सेकंड लाइन का हमें माइनस 3 पता है, तो m माइनस ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू माइनस 3। यहां तक कोई डाउट? ये हमने क्यों किया? ऐसे यहां मैं ऊपर लिख देता हूं, लेट m बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन मतलब जो लाइन हमें चाहिए उसका स्लोप m है, और दूसरा लाइन जो दिया हुआ है उसका स्लोप माइनस 3 है। तो उसको जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। नाउ आप मुझे बताइए tan पाई बाय 6 का वैल्यू क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan पाई बाय 6?
एनीवन? बताओ। सर 10 पाई/6। 1/√6। यस, 10 पाई/6। वेरी गुड रुतिका, 1/√3। 10 पाई/6 मतलब 1030, और 1030 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। सो हम यहां पर लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल्स टू m+3 डिवाइडेड बाय 1 - 3m। जस्ट हमने इसको सॉल्व किया है तो ये ऐसा मिल गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। सो वी विल गेट √3 इंटू m-3 इज इक्वल्स टू 1 - 3m। यहां तक क्लियर है? अब देखो यहां पे मैं ये चाहता हूं ना कि इस रूट को हटा लूं, तो रूट को हटाने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेते हैं तो हमें ये जो √3 का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो वी विल टेक स्क्वायर बोथ द साइड। स्क्वायरिंग both the side, so we will get √3 into m-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - 3m का होल स्क्वायर। तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू m-3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 - 3m का होल स्क्वायर। सिंपल है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां लगा देंगे। सो वी विल गेट 3 इंटू m² माइनस 6m प्लस 9 इक्वल्स टू 1 - 6m प्लस 9m²। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल 3m², 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -18m प्लस 27 इज इक्वल्स टू 1 - 6m प्लस 9m²। अब क्या करेंगे? सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे। सो यहाँ पे 3m² है, ये इधर आएगा तो -9m² हो जाएगा। दैट इज 3m² माइनस 9m²। ये -18m है, तो ये इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस 6m हो जाएगा, प्लस 27, ये -1 है, इक्वल्स टू 0। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अब देखो ये एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा जो कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के जैसा होगा। तो 3m - 9m², दिस विल बी -6m², -18m प्लस 6m, दिस विल बी -12m, प्लस 27 - 1, दैट इज 26, इक्वल्स टू 0। लेट मी चेक हमारा कैलकुलेशन सही है या नहीं। ओह, हम एक गलती ऑलरेडी कर चुके हैं, वही तो मुझे लगा कि हम कहीं गलती कर दिए हैं। दिस इज m-3 नहीं, ये m+3 है। आप लोगों में से किसी ने इसको गलती मुझे बताया नहीं कि ये m-3 नहीं है, तो हमें कैलकुलेशन दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि हम इनिशियली जो इक्वेशन कंसिडर किए हैं दैट इज रॉन्ग। बच्चे आप लोगों में से किसी क्यों ने बताया कि हम गलत इक्वेशन लिखे हैं? So we will solve the equation again.
तो देखो यहाँ पे ये क्या है, m+3 है ना, दिस इज m+3, सो √3 इंटू m+3 इंटू 1 माइनस 3m। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो सिंपल है, इसके दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेते हैं। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, सो दिस इज 3 इंटू m+3 का होल स्क्वायर, दैट इज m² + 6m + 9 इक्वल्स टू 1 माइनस 3m का होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 6m plus 9m square. So now we will get 3m square plus 18m plus 27 equals to 1 minus 6m plus 9m square. So अब हम सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। So 3m square 3m square, ये प्लस 9m स्क्वायर है, इधर आके माइनस 9m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 18m और ये इधर आएगा तो प्लस 6m हो जाएगा, प्लस 27 और ये 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो नाउ 3m स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर, दिस विल बी माइनस 6m स्क्वायर, 18 plus 6 is plus 24m and plus 27 minus 1 is that is 26 equals to 0। अगर हम इसको पहले माइनस साइन हटाना चाहते हैं, थ्रू आउट दी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट 6m स्क्वायर माइनस 24m प्लस माइनस 26 इज इक्वल्स टू 0। एक चीज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 हम कॉमन ले सकते हैं सभी में, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 3m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 13 इक्वल्स टू 0। क्या हमारा इक्वेशन जो बुक में है वही यही है? यस। तो यहां से देखो, अब ये प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म है, इसको हम लिख सकते हैं ना, 3m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इस इक्वेशन को देख के ये लग रहा है ना कि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्म है, सो वी कैन से दैट दिस इज एन ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्योंकि ये यहाँ पे हमने m की वैल्यू लिया है ना, स्लोप का वैल्यू, और m की जो वैल्यू होती है वो कंबाइंड इक्वेशन का स्लोप होता है। तो अगर ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है तो अब मुझे आप बताओ कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और h की वैल्यू क्या होगी? कौन बताएगा मुझे? What will be the value of from this auxiliary equation? If this is auxiliary equation, what will be the value of a, b and h? ए की वैल्यू 13 होगी माइनस, और बी की वैल्यू 3 होगी, और जो एच की वैल्यू है वो -6 होगी। Very good. So a is -13, b is 3 and h is equals to -6. अब हमें a, b और h मिल गया, हमें पूछा क्या गया था, we have to find the combined equation of the line। तो अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें दिया जाता है तो कंबाइंड इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। सिंपली इसी इक्वेशन में a, b और h की वैल्यू पुट कर दो, सो दैट इज -13x² प्लस 2h की वैल्यू हो जाएगी -12 इंटू xy प्लस b की वैल्यू क्या है -6, सो -6 इंटू y² इक्वल्स टू 0। इसको अगर फर्दर हम अच्छे से लिखें सॉल्व करके, सो वी विल गेट -13x² -12xy -6y²
इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको हम पॉजिटिव में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 13x² प्लस 12xy प्लस 6y² equals to 0, which is the combined equation of a line, and this is the final answer. जैसे आपकी बुक में देखो क्या आंसर है फाइनल। यस, 13x² प्लस 12xy माइनस 3y²। ओके ओके, सो कुछ तो लास्ट में माइनस आना चाहिए ना। यस यस यस, बी की वैल्यू 3 है ना, यहाँ पे हम ये गलती कर दी है, ये 6 रख दिए। क्यों? So here b is 3, so this is 3y²। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 13x² माइनस 12xy प्लस 3y² इक्वल्स टू 0। अब हम इसको लिख सकते हैं 13x² प्लस 12xy माइनस 3y² equals to 0, and this is the required equation of a line, जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। Any doubt in this question? सर वो ABH की वैल्यू कैसे निकालते हो एक बार बता दीजिए। हाँ देखो, ये अभी यहाँ जो हमने निकाला है ना, देखो ABH की वैल्यू निकालने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो फॉर्म है वो पता होना चाहिए। तो जब मैं आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था, चलो इसको मैं यहीं पे लिखता हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो इस प्रकार से होता है bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। अगर ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है और आपको जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिला है वो ये है, इस दोनों इक्वेशन को अगर आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें देखो m² का जो भी कोफिशिएंट होगा दैट विल बी वैल्यू ऑफ b। तो यहाँ पे m² b है, यहाँ पे m² 3 है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि b इज इक्वल्स टू 3। उसी प्रकार से यहाँ पे m के साथ क्या है 2h, तो यहाँ पे m के साथ क्या है -12। तो हम इससे लिख सकते हैं कि 2h, चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2h इज इक्वल्स टू -12। तो 2h इज -12, तो इससे हमें h की वैल्यू मिल जाएगी ना, h विल बी इक्वल्स टू -6। अब देखो यहाँ पे क्या है a और यहाँ पे क्या है -13, तो हम इसको जब आपस में कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल्स टू -13, तो वो हो जाएगी a की वैल्यू। इस प्रकार से हम a b और h की वैल्यू निकालते हैं। मतलब देखो जिस दो इक्वेशन को आपस में कंपेयर करेंगे ना, उसको आप जैसे अगर हम कंबाइंड इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो वहां से a b h की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो हम इसलिए यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन को देखेंगे कि उसके कोफिशिएंट क्या है और जो ओरिजिनल इक्वेशन हमें दिया गया है उसके कोफिशिएंट क्या है। इस प्रकार से हम a b और h की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आया? ये किसका डाउट था, a b और h की वैल्यू निकालना? सर मेरा। ओके रुतिका, समझ में आ गया आपको? रुतिका आप समझ में आया a b और h की वैल्यू हम कैसे निकालें? यस सर। गुड। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व किए, एक बार जैसे क्विक रिवाइज कर देता हूं मैं। देखो हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया था यहाँ ये चीजें दी गई थी, वी हैव टू फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग द एंगल π/6 विथ दिस लाइन। तो हम क्या करेंगे कि पहले इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे, उससे हमें गिवन लाइन का स्लोप मिल जाएगा। अब हमें दोनों लाइन के बीच में एंगल ऑलरेडी पता है, तो हम इस फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, इस फॉर्मूले को यूज करके जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है
उसका हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो अगर हम जब इसको इस फॉर्मूले में पुट किए तो हमें ये मिल गया। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद लास्ट में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया जो कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के इक्विवेलेंट दिख रहा है हमें। तो हम इस इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन मान के ए, बी और एच की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम उस ए, बी और एच की वैल्यू को यूज करते हुए कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे जो कि इस फॉर्म में होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और हमें जो फाइनली इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया दैट इज 13x स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर? इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? यस सर। नो सर। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में ये नहीं आएगा हम ऐसा क्यों किए? साक्षी कदम, आपको समझ में आया? जी सर। ओके, चलो हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी प्रकार के। चलो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है फिर से कंबाइंड इक्वेशन निकालने वाला है। इसमें कुछ अलग कंडीशन दिए गए हैं, तो चलो हम इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। मोस्ट प्रोबेबली वी विल फिनिश दिस चैप्टर टुडे। बस एक ही कंसेप्ट बचा है इस चैप्टर में अब, दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ द कंबाइंड इक्वेशन। और हम अगली क्लास में इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करेंगे। Just wait for a second. Okay. So now, क्वेश्चन क्या है? Find the combined equation of line passing through origin and each of which is making angle 60 degree with x-axis। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों लाइन जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है बट दोनों लाइन एक्स एक्सिस से 60 डिग्री के एंगल पर है। तो हमें सपोज हम मान लेते हैं कि जो भी लाइन हमें चाहिए, मतलब दैट इज कंबाइंड इक्वेशन का लाइन चाहिए ना हमें, सो वी विल कंसीडर m इज द स्लोप। क्यों? ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम m मानते हैं स्लोप को। सो लेट m इज द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो यहां से अगर हम किसी एक लाइन को कंसीडर करते हैं तो उसका जो मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। तो पहला लाइन तो हम एक्स एक्सिस को ही मान लेंगे और दूसरा लाइन मानेंगे इससे 60 डिग्री पे कौन सा लाइन बन रहा है। तो अब मुझे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, कौन बताएगा मुझे? इफ आई आस्क यू, अच्छा सबसे पहले मुझे आप में से कौन मतलब बताएगा कि स्लोप का डेफिनेशन क्या होता है? एनीवन? स्लोप का मतलब है कि एक्स एक्सिस से कितने डिग्री के इंक्लिनेशन पर है कोई भी लाइन। तो हम आपसे अगर कभी भी पूछा जाए ना
कि what is the slope of x axis, then you will always say the slope of x axis is 0. ठीक है? यस सर। यस। सो हमें ये पता है कि स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0. नाउ अगेन, अगर हमें जो लाइन हमें चाहिए उसका स्लोप m है और x एक्सिस का स्लोप 0 है, और हमें ये बताया गया है कि जो लाइन हमें चाहिए और x एक्सिस के बीच में जो है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है. अगेन हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, tan 60. So tan 60 will be equals to m1 minus m2. तो फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है वो m है, so that is m माइनस स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या है, ये 0 है, तो m माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू 0. तो ये हमें, अच्छा, tan 60 की वैल्यू क्या होगी? √3. यस, वेरी गुड. √3. So tan 60 is equals to √3. सो √3 विल, हाँ, और एक चीज मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, हम इसको ध्यान नहीं दिए हैं. कभी भी ये जो एंगल मिलेगा ना हमें, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए. अगर नेगेटिव है तो मॉड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा. सो √3 विल बी इक्वल्स टू m माइनस 0, दैट इज m, और 1 प्लस m इंटू 0 मीन्स 1 प्लस 0, ये नीचे 1 रह जाएगा तो हम उसको कुछ नहीं लिखेंगे. सो √3 इज इक्वल्स टू m. अब यहां से अगर मैं रूट को हटाऊं तो वी कैन राइट इट 3 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर. तो अब हमें डायरेक्टली ये m स्क्वायर के फॉर्म में मिल गया. सो नाउ वी हैव गॉट m स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब हम क्या करेंगे, इसको, ये हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में मिला है, इसको हम यहां से कब, ये दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0. तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, ऑक्सिलरी इक्वेशन को स्टैंडर्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन से कंपेयर करें, सो वी कैन से दैट b इज इक्वल्स टू 1. बाकी h और a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. क्यों? इस इक्वेशन में h और a का कोई टर्म है ही नहीं. अब क्या करेंगे, हम इसी को स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे और वो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा. स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सिंपल है, b की वैल्यू 1 है, बाकी सभी की वैल्यू 0 है. सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज इक्वल्स टू y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. वेट. ओके, यहाँ पे m स्क्वायर इक्वल्स टू 3 है ना, इसको हमने 0 कैसे लिख दिया? आज काफी गलती हो रही है क्लास में. जैसे यहाँ पे अब हम इसको एक साइड इक्वेशन पे लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. अब हम इसको कंपेयर करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hm प्लस bx स्क्वायर bm स्क्वायर bm स्क्वायर प्लस 2hm plus a equals to 0. So now we will compare this equation with the auxiliary equation. So we will get b is equals to 1, h is equals to 0, and a is equals to minus 3. So using the b, h, and m, we will form the required equation of combined equation of a line. That is ax square plus 2hm plus, no, this is b, wait. ax square plus 2hm plus by square equals to 0. So we will put the value of a, b, and
h, सो a की वैल्यू क्या है, दैट इज -3, सो -3x² प्लस h की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म हट जाएगा, by², सो +y² इक्वल्स टू 0। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3x² -y² इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, यही क्वेश्चन हमें पूछा गया है। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कंबाइंड लाइन या फिर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले वही देखना है कि हमें कंडीशंस क्या दिए गए हैं। अगर कोई एक लाइन दिया गया है और एंगल दिया गया है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके m की वैल्यू निकालेंगे, और उसको सॉल्व करने के बाद हमें एक ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा, उसको हम स्टैंडर्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद उससे a, b और h की वैल्यू मिल जाएगी हमें, और जैसे ही हमें a, b और h की वैल्यू मिलेगी हम उसको स्टैंडर्ड कंबाइंड इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला ax² + 2hxy + by² इक्वल्स टू 0। तो यहां तक अभी तक जो हमने पढ़ा वो सभी आप लोगों को क्लियर है? यस सर। ओके, तो चलिए हम आज चलते हैं एक जो लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, उस पे चलते हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रहे। हाँ हाँ, जस्ट वेट वेट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। So now we will study the last concept of this chapter, that is general second degree equation in x and y। तो जब इस चैप्टर को हम स्टार्ट किए थे तभी मैंने आपको बताया था ना कि जो कंबाइंड इक्वेशंस है वो सभी इक्वेशंस क्या होते हैं, ऑफ डिग्री 2 होते हैं। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो स्पेसिफिकली पढ़ रहे थे ax² + 2hxy + by² इक्वल्स टू 0। अब हम एक पढ़ेंगे कि कोई भी एक जनरल इक्वेशन जो इन डिग्री 2 हो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो वो किस चीज को डिनोट करता है और क्या कंडीशन है सर कि वो स्क्रीन नहीं एक दिख रही। कंबाइंड। स्क्रीन नहीं दिख रही? ओके ओके ओके, जस्ट वेट। अब स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ यस सर। Okay, okay. So now we will study the general second degree equation in x and y। तो सबसे पहले हम एक पढ़ लेते हैं कि जो सेकंड डिग्री इक्वेशन होता है वो किस फॉर्म में जनरली लिखा जाता है। तो किसी भी सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम ना, ये देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ax² + 2hxy + 2gx + 2fy + c इक्वल्स टू 0। अभी तक जितना हम इक्वेशन को डील कर रहे थे उसमें इसमें सर एक by² रह गया। ओके ओके ओके, by² इज मिसिंग हियर, 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c इक्वल्स 0। अभी तक हम जितने इक्वेशंस को देख रहे थे ना उसमें केवल ये यहां तक के टर्म थे। तो इसलिए थे क्योंकि हम एक स्पेसिफिक लाइन को कंसीडर कर रहे थे जो लाइन ओरिजिन से पास कर रहा था। क्यों? एक जो स्टैंडर्ड लाइन होते हैं वो ax + by + c इक्वल्स टू 0। सो दिस इज ए जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन अभी तक जो हम जो दो लाइन कंसीडर कर रहे थे कंबाइंड इक्वेशन के लिए, हम उसमें मान रहे थे कि द लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, द लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन।
तो उस केस में क्या हो रहा था कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसमें हम सी को 0 कंसिडर कर रहे थे, मतलब सी वाला पार्ट उसमें था ही नहीं। तो जब लाइन ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा था तो हमारा जो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन था वो एक ये था। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि अगर कोई एक जनरल लाइन है जो ओरिजिन के थ्रू पास नहीं कर रहा, मतलब वो कहीं से भी पास कर सकता है, उस केस में जो हमें इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी अ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। तो हम उस केस में कंसीडर करेंगे कि दिस इज अ लाइन दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखो ऊपर जो मैंने इक्वेशन लिखा है ना वो कहां से आया, पहले हम उसका डेरिवेशन देखते हैं। तो जो सबसे पहला थ्योरम है आपके बुक में दैट इज थ्योरम 4.5। ये थ्योरम कहता है कि द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, एनी टू लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, या तो वो ओरिजिन के थ्रू पास करेगा या नहीं करेगा, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। वी विल कंसीडर एनी टू लाइन। सो द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एनी टू लाइन इन जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो कभी भी हम अगर दो लाइन के कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे एंड दैट विल मेक अ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखो वो कैसे। तो एक सपोज पहला लाइन हम कंसीडर करते हैं, द फर्स्ट लाइन इज a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सो लेट दिस बी इक्वेशन ऑफ लाइन 1, इक्वेशन ऑफ लाइन 1। उसी प्रकार से अगर हम कोई दूसरा लाइन लेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन 2। अब मैं आपसे बोल दूं फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस टू लाइन। तो सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर दो लाइन के हमें इक्वेशन पता है और उसके हमें अगर कंबाइंड इक्वेशन निकालने हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, दोनों लाइन के इक्वेशन का प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये बात आप लोगों को याद है? तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इस दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे दैट इज a1x प्लस, चलिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, द कंबाइंड इक्वेशन of line is given by a1x plus b1y plus c1 into a2x plus b2y plus c2 equals to 0। क्यों कि दो लाइन के एक इक्वेशन का कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस प्रोडक्ट को ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो मैंने आपको सबसे पहले लिख के बताया था, ये वाला, ये जो फॉर्म है ना दिस वन। हम इसको अब जब प्रोडक्ट लेंगे देखो क्या होगा। तो सबसे पहले हम a1x को मल्टीप्लाई करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2, अगेन प्लस b1y को मल्टीप्लाई करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 से, एंड उसके बाद जब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, c1 को मल्टीप्लाई करेंगे c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सो नाउ दिस इज योर होमवर्क। आप क्या करेंगे, इस पूरे प्रोडक्ट को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे और सभी x वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, वाई स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रखेंगे और एक्स वाई वाले टर्म को एक साथ रखेंगे। तो मैं ये चाहता हूं इसको आप, इसका प्रोडक्ट आप लोग एज ए होमवर्क निकालेंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे ये जो फाइनल इक्वेशन ऊपर मैंने लिखा है ना a2h b g और f, इसकी वैल्यू क्या क्या होगी
on comparing with this equation. So to solve this equation is your homework. This is your homework to solve this equation. और हम फिर इस इक्वेशन को, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे हम उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपका होमवर्क ये है कि पहले तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एंड 4.2 एक्सरसाइज के हम सभी कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ यू हैव इनफ टाइम। अगली क्लास हमारी मंडे को होगी। सो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस 3 दिन में मैं चाहता हूं आप सभी लोग एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.2, ये दोनों एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आप लोग अपने कॉपी में सॉल्व करेंगे एज ए होमवर्क। ठीक है? यस सर। और अगली क्लास में मैं आप में से किसी भी बच्चे से बोल सकता हूं कि आप अपनी कॉपी दिखाइए कैमरा ऑन करके कि आपने जहां पर ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है? तो सभी बच्चे अगली क्लास में जब क्लास के लिए बैठेंगे तो अपने साथ वो होमवर्क कॉपी रखेंगे, क्योंकि आप लोग होमवर्क सॉल्व नहीं कर रहे हो, ये मैं नोटिस किया हूं। ठीक है? ओके सर। यस सर। समा, अगली क्लास में मैं आपका कॉपी पक्का चेक करूंगा। यस सर। तो आप अपना कॉपी लेके आना। बाकी रुतिका आप भी, जो बच्चे क्लास में कम जवाब देते हैं ना, मैं उनका कॉपी अलग से चेक करूंगा, ताकि आप लोग पढ़ाई में सिंसियर नहीं हो आप लोग। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर बाकी हम जो इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।